हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 में फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टॉपिक आज क्या रहेगा इसको मैं बता दूं। चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना। आज के वीडियो में इस वीडियो में देखेंगे हम कि चुंबकीय द्विध्रुव हम पढ़ चुके हैं है ना। चुंबकीय द्विध्रुव एक छोटा सा छड़ चुंबक या दृढ़ चुंबक है, उसको भी हम चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा लेते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। दो स्थिति हम देखेंगे, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति है ना। इन पूरा डिटेल देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है ना, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है तो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए है ना। तो स्टार्ट करें, रेडी, चलो। तो अक्षीय स्थिति है ना, यहाँ पर छड़ चुंबक मतलब ये एक छोटा सा छड़ चुंबक NS, ये इसका मध्य बिंदु है। प्रभावी लंबाई क्या लेते हैं हम लोग जानते हैं, 2L है ना। मध्य बिंदु O, यहाँ पर ये N और S, मैं इसको थोड़ा बाहर लिख देता हूँ है ना, ये ऐसे। तो ये क्या कहलाता है, चुंबकीय अक्ष। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले परिभाषित करेंगे अक्षीय स्थिति। मैंने क्या बताया, एक अक्षीय स्थिति होगा, दूसरा निरक्षीय स्थिति होगा। पर इसको हम इसी वीडियो में देखेंगे, पर थोड़ा सा रुक कर इसके बाद। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पर NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2L होती है या 2L लेते हैं। O इसका मध्य बिंदु है। अब यहाँ पर अक्षीय स्थिति क्या होगी इसको ध्यान देना। ये अक्ष है, इस अक्ष को हम किसी भी तरफ आगे बढ़ा दें, इधर या इधर आगे बढ़ा दें, और इस पर कोई बिंदु ले लिया जाए, जैसे पॉइंट P हम इस तरफ यहाँ पर ले लेते हैं, तो पॉइंट P है वो कौन सी स्थिति में कहलाएगा, अक्षीय स्थिति। इस रेखा को क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अक्षीय रेखा। तो अक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या दे सकते हैं, जब कोई बिंदु बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है तो अक्षीय स्थिति में कहलाता है, या जब कोई बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित होता है तो अक्षीय स्थिति में कहलाता है। अक्षीय स्थिति क्लियर हो गया, एक बार और सुन लो। जब कोई बिंदु बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है तो अक्षीय स्थिति में कहलाता है, या जब कोई बिंदु अक्षीय रेखा है ना, अक्षीय रेखा पर यहाँ पर कहीं पर आगे इस तरफ भी हो सकता है। दोनों तरफ हम अक्ष को बढ़ा सकते हैं, चाहे N ध्रुव की तरफ या S ध्रुव की तरफ, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या मानकर चलते हैं कि मान लो बिंदु P की जो दूरी हमने लिया है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके मध्य बिंदु O से कितनी है, R है ना। मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी यहां पर कितनी है, R है। हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कहीं पर कोई ध्रुव है, इसका जैसे ध्रुव प्राबल्य हम क्या लेकर चलते हैं, QM। इस तरफ कभी क्या होगा, QM। ध्रुव प्राबल्य QM है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु हो, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला था μ0/4π QM/R² है ना। इसके पहले के वीडियो में ये हमने निकाला हुआ है, ठीक है। मतलब किसी ध्रुव से या किसी ध्रुव प्राबल्य QM से R दूरी पर तीव्रता इतनी होती, μ0/4π तो कांस्टेंट है, QM/R²। यहां पर भी दोनों ध्रुव जो हमारे पास है S और N, इनका ध्रुव प्राबल्य QM है, ठीक है ना। पेपर में आएगा तो ये लिखना पड़ेगा शुरू में, माना NS एक दंड चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य QM, प्रभावी लंबाई 2L है, इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है तो पहले N ध्रुव के कारण निकालते हैं, फिर S ध्रुव के कारण निकालते हैं, फिर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। ओके, N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको B1 से दर्शाते हैं। ये μ0/4 पाई ध्रुव प्राबल्य QM, नीचे यहां से यहां तक की दूरी कितनी, यहां पर NP का वर्ग, ठीक है। और इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो ये N ध्रुव है, चुंबकीय बल रेखा हमने देखा है N ध्रुव से ही स्टार्ट होता है बाहर की तरफ, तो ये इस तरफ हो जाएगा। B1 बहुत सिंपल है, समझते जाओगे तो B1 उस तरफ होगा, मतलब ये N से P की ओर, ठीक है, N से P की ओर होगा। अब क्या करते हैं, इसमें NP का वैल्यू ध्यान देना, इसकी प्रभावी लंबाई को क्या लिया गया है 2L, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कर सकते हैं, तो इसका आधा कितना होगा L, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दोनों तरफ ये LL होगा, ये भी L, ये भी L। तो हमको N से P तक चाहिए, N से P तक चाहिए, मतलब इतना, यहां से यहां तक R है और इतना L है, तो R में क्या करते हैं L घट जाएगा तो इतना निकल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सरल है, R माइनस L का स्क्वायर, और किस दिशा में, NP दिशा में, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। मतलब ये हुआ यहां पर N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार S ध्रुव के कारण, तो इसको हम B2 लेकर चलते हैं, फार्मूला वही रहेगा QM। S ध्रुव कहां पर है, यहां पर है, तो अब यहां से यहां तक की दूरी होगी, क्लियर है, S P का वर्ग, और इसकी जो दिशा होगी ये होगी P से S की ओर, क्योंकि S ध्रुव पर चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की तरफ होती हैं, ठीक है। S ध्रुव पर चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं, तो ये PS मतलब इस तरफ, ये होगा B2। इसको भी थोड़ा सा सरल करके लिख सकते हैं, B2 बराबर μ0/4 पाई QM/SP का वर्ग। ये SP का वैल्यू यहां पर हमको रखना है, यहां से इतना क्या हो गया है R, और इतना और क्या है L, तो क्या हो जाएगा ये R प्लस L का स्क्वायर P से S की ओर, ठीक है। P से S की ओर होगी, ठीक है, क्लियर है इतना। इस प्रकार हमारे पास दो चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 है ना, B1 और B2 दोनों क्लियर हो गया होगा आपको। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब क्या क्लियर है, B1 व B2 विपरीत है, साथ ही साथ B1 का वैल्यू B2 से ज्यादा है। विपरीत है तो क्लियर हो गया, B1 इधर है, B2 इधर है, ये N से बाहर की ओर और ये S पर अंदर की ओर, ठीक है। तो और यहां पर B1 ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि N ध्रुव के पास में है, S ध्रुव के दूर में है। जिस ध्रुव से बिंदु पास होगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, सिंपल सी बात है ना। कहीं पर कोई चुंबक रखते हैं तो उसके जितना पास होगा वहां पर तीव्रता ज्यादा, उससे जितना दूर जाएंगे तीव्रता क्या होगी, कम होती जाएगी। तीव्रता कम होना मतलब उसका प्रभाव होगा कम होना, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार जब दो सदिश विपरीत है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। अब परिणामी तीव्रता की बात करेंगे तो परिणामी तीव्रता B कैसे निकालेंगे, इन दोनों के अंतर के बराबर। B बराबर जब निकालेंगे
तो कैसे निकालना पड़ेगा हमको, B1 माइनस B2 करके। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। B बराबर B1 का वैल्यू μ0 अपान 4 पाई QM अपान R माइनस L का स्क्वायर माइनस B2 का वैल्यू μ0 अपान 4 पाई QM अपान R प्लस L का स्क्वायर है ना। ये हो जाएगा B, कुछ टर्म कॉमन निकल रहा है, निकाल दो, ये कॉमन निकलेगा, नीचे से 4 पाई कॉमन निकलेगा। ठीक है, ये बचेगा वो 1 अपान R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार B बराबर μ0 QM अपान 4 पाई। अब इसको हम सॉल्व करें, सिंपल मैथमेटिक्स है, लघुत्तम लेकर हम हल करेंगे। सामान्य जो बीजगणित होता है उसके आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं, लघुत्तम लेना आप जानते ही हैं। दोनों अलग अलग है तो लघुत्तम क्या होगा, दोनों के गुणनफल के बराबर R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। ऊपर में 1 1 है तो ये टर्म यहाँ पर आएगा, ये टर्म यहाँ पर आएगा, ऐसे माइनस ऐसे, और सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं इसको। बहुत सरल काम है ये। अब यहां पर देखना, इन दोनों में वर्ग है, वर्ग को छोड़ दे तो ये R माइनस L और ये R प्लस L, मतलब A माइनस B और A प्लस B बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो उसके आधार पर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और पूरे का वर्ग है, इस कारण से ऐसा। इसमें फार्मूला लगेगा R प्लस L का स्क्वायर, तो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, इसमें फार्मूला लगेगा A माइनस B का स्क्वायर, साथ में माइनस को गुना होते जाएगा, तो उसमें अंतर क्या रहता है, यहाँ पर माइनस रहता है, तो ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यहाँ पर माइनस रहता है इसलिए इसमें माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2RL। ठीक है, अब इसमें ये R स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों समान चिन्ह वाले हैं तो जुड़ जाएगा। B बराबर क्या हो जाएगा, μ0 QM अपान 4 पाई, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पावर 2, ये 2RL और ये 2RL क्या हो जाएगा 4RL। तो ये लगभग मोटा मोटा कैलकुलेशन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको थोड़ा सा और हम सरल करेंगे, है ना, थोड़ा सा और सरल करते हैं। है ना, किस प्रकार सरल करते हैं, ये B बराबर हमने जो लाया है इसको μ0 अपान 4 पाई, QM को अंदर ले जाते हैं। हमने देखा है QM इंटू 2L इंटू R, वहां पर क्या है 4LR है, ये QM है और 4RL है, तो QM है और 4RL सभी यहाँ पर भी है, हमने थोड़ा सा अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ऐसा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो B बराबर μ0 अपान 4 पाई 2, ये जो मान है Q इंटू 2L, QM इंटू 2L, ये होता है चुंबकीय आघूर्ण M, और ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पावर 2, मतलब यहाँ पर जो स्मॉल m है ये QM इंटू क्या होता है 2L। इसके पहले की वीडियो हमने देखा है, इसके जस्ट पहले का टॉपिक है। ठीक है, QM इंटू 2L, तो B इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई 2M R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू पावर 2, ये समीकरण नंबर 3 दे सकते हो। तो ये हो जाएगा यहाँ पर अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें एक कंडीशन लगाया जाता है, लगता है यदि L इज वेरी वेरी लेस देन 2R,
मतलब चुंबक बहुत छोटा हो, ठीक है, आर की तुलना में, ठीक है। एल क्या है, चुंबक की लंबाई का आधा है, तो ये आर की तुलना में बहुत छोटा हो, एल इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू आर, तो उस केस में क्या होता है, एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाता है। तो एल स्क्वायर को हम 0 कर देंगे इसकी तुलना में, तो ये बी बराबर हो जाएगा μ0/4π2m आर, ये टर्म 0 हो जाएगा, आर के घात 2 है, फिर 2 है, आर के घात कितना हो जाएगा 4, तो क्या रिजल्ट आएगा, आर के घात 4 में से एक आर ऊपर का कैंसिल होगा, तो ये बचेगा μ0/4π2m/r के घात 3, इतना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो इस प्रकार अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता B बराबर μ0/4π2m/r³ टेस्ला, बहुत सिंपल तरीके से निकाला है हमने, सिंपल मैथमेटिक्स है ना। तो अब हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में कैसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में हमने क्या देखा, या तो S तरफ आगे बढ़ा दो या N तरफ आगे बढ़ा दो, उसमें कोई बिंदु ले लो तो वो अक्षीय स्थिति होती है। निरक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है, जैसे ये चुंबकीय अक्ष है, ये इसका मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु पर कोई लंबवत रेखा गुजरती है, चाहे ऊपर से नीचे की ओर, तो वो क्या कहलाता है, लंब अर्धक, ठीक है, या इसको चुंबक के सापेक्ष विषुवतीय रेखा भी कहते हैं, इसको निरक्षीय रेखा भी कहते हैं, उदासीन रेखा भी कह सकते हो, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति की परिभाषा यहां पर क्या देंगे कि जब कोई बिंदु, जैसे हम बिंदु कहां पर ले रहे हैं, सपोज यहां पर, जब कोई बिंदु चुंबकीय अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है तो उसे निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ये जो OP है, या OP रेखा जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, वो निरक्षीय रेखा है। उस निरक्षीय रेखा पर यदि हम कोई बिंदु लेंगे तो वो निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। तो बिंदु P हम नीचे भी ले सकते हैं, पर जैसे आपकी किताब में ऊपर है तो ऊपर ही लेंगे, है ना, नीचे की तरफ भी ले सकते हो, पर थोड़ा सा और लगता है, ऊपर ही बनाते हैं, ठीक है। और बाकी क्या है, इसका ध्रुव प्राबल्य QM, इधर का ध्रुव प्राबल्य भी क्या है, QM, प्रभावी लंबाई क्या लेते हैं, 2L, ये इसका मध्य बिंदु है, तो इधर भी L होगा, इधर भी क्या होगा, L होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पर N और N दोनों ध्रुवों को, N को P से और S को भी P से क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर, है ना। इस रेखा पर कहीं पर भी कोई बिंदु लें, उसकी N और S से दूरी क्या होगी, समान होगी। तो उस केस में इस एंगल का मान, इस कोण का मान जैसे थीटा है, तो इस कोण का मान भी क्या होगा, थीटा होगा। ये हम आगे और बताएंगे आपको। तो यहां पर भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अक्षीय स्थिति में किया था। पहले इस ध्रुव के कारण, पहले N ध्रुव के कारण तीव्रता निकालते हैं, फिर S ध्रुव के कारण तीव्रता निकालते हैं, है ना। N ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लो हम B1 लेकर चलें, तो μ0/4πQM अपान क्या हो जाएगा, NP², और दिशा क्या होगी, N से P की ओर।
मतलब ये n से p की ओर ऐसे, ये B1, ठीक है, ये n है और ये p है। NP का मान हमको पता नहीं है अभी, ये दूरी r है, O से P की दूरी r है, जैसे पहले केस में भी हमने लिया था, पर ये हमको पता नहीं है, बाद में देखेंगे। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो। अब S ध्रुव के कारण तीव्रता B2 लेते हैं इसको, μ0/4π Qm/SP², ये समीकरण 2 देंगे। इसकी दिशा होगी P से S की ओर, पहला जैसा ये P है और ये S है, तो P से S की ओर ये होगा B2, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर चूंकि NP बराबर है SP, NP बराबर SP है, इसलिए जो कोण PNO बराबर कोण PSO, ये कोण और ये कोण बराबर, क्योंकि क्या त्रिभुज बन जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। बराबर क्या लेकर चलते हैं, मान लो हम थीटा, ठीक है, क्लियर है। इतना ज्यामिति तो सबको आना चाहिए, फिजिक्स वाले हो, मैथ्स पढ़े ही हो, है ना, 10वीं क्लास तक तो पढ़े हुए सभी, चाहे बायो वाले हो या मैथ्स वाले हो तो किए हुए हैं, तो इतना तो आना ही चाहिए। ओके, अब क्या करते हैं, इसके अक्ष के समांतर एक रेखा हम इस प्रकार लेते हैं, इस तरफ। तो अब ध्यान देना, इस कोण का मान थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। दोनों क्या है, संगत कोण, ये ऐसे, ये थीटा तो ये थीटा, ठीक है, संगत कोण कहा जाता है इसको। और इस कोण का मान थीटा है, तो इस कोण का मान भी क्या होगा, थीटा होगा। ये क्या है, एकांतर कोण। ये और ये संगत कोण का युग्म है ना, जैसे ये दोनों संगत है, और मैं ऐसा कर दूं, एक इधर कर दूं और एक इधर कर दूं, तो ये क्या है, एकांतर है। ये भी आप पढ़े हुए हैं, ये दोनों एकांतर कोण, ऊपर और ऊपर संगत, एक इधर रेखा के, ये आप लोग 9वीं 10वीं में अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कोण दोनों थीटा हो जाता है। अब ध्यान देना, यहां पर जो B1 है, B1 एक सदिश राशि है, इसका इस तरफ घटक लेंगे तो क्या होगा, B1 cos थीटा। जिसके साथ कोण बनाता है उस तरफ घटक क्या होता है, cos में होता है, और इसके लंबवत मतलब इस तरफ क्या होगा, B1 sin थीटा, ठीक है। इस तरफ B1 cos थीटा और इस तरफ B1 sin थीटा, ठीक है। जिधर कोण बनाएगा, ये 11वीं क्लास के सिंपल जो सदिश वाले चैप्टर में आप पढ़े हैं, B1। अब इसी प्रकार B2 को लेते हैं, B2 इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इस तरफ क्या होगा, B2 cos थीटा, और इसके लंबवत किस तरफ, इधर क्या होगा, B2 sin थीटा, ठीक है। और चूंकि NP बराबर SP है, इसलिए इन दोनों में अंतर क्या है, NP और SP का अंतर है, बाकी सब तो सेम है। अब NP और SP बराबर हो गया है, तो B1 बराबर क्या हो गया है, B2। दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, सदिश राशि होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो B1 और B2 की दिशा अलग अलग है, पर इनका परिमाण क्या है, समान। सदिश राशि में परिमाण और दिशा होता है, परिमाण समान है, दिशा अलग अलग है, ठीक है। तो अब यहां पर
हमारे पास 4 फैक्टर हो गए हैं, 4, एक तो एक ऊपर एक नीचे, इसमें b1 और b2 बराबर है और बाकी क्या है साइन थीटा, एक ऊपर एक नीचे मतलब विपरीत दिशा में, तो b1 साइन थीटा व b2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है, b1 साइन थीटा व b2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, क्योंकि विपरीत है तो दो सदिश विपरीत है और बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ओके, अब b1 साइन थीटा व b2 साइन थीटा निरस्त कर दिए। अब ये b1 cos थीटा और b2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है तो इनका योग हो जाएगा और यही क्या होगा, परिणामी तीव्रता। अतः परिणामी तीव्रता b2 b लिखेंगे, ये हो जाएगा b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा, और चूंकि b1 और b2 बराबर है तो ये b1 cos थीटा, यहां भी b1 cos थीटा लिख तो क्या फर्क पड़ेगा, b2 के बदले हम b1 लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, b बराबर 2b1 cos थीटा। ये समीकरण नंबर मान लो 3 है ना, ये समीकरण 3 b बराबर 2b1 cos थीटा। ठीक है, b इक्वल टू 2b1 cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, b1 और cos थीटा को वहां रखेंगे। चित्र से त्रिभुज NOP में कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये कोण 90 अंश का है, लंबवर्धक है, लंब है। तो NP स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OP स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, मतलब OP का वैल्यू R, ON का वैल्यू कितना L, ON मतलब 2L का क्या हाफ। तो इस प्रकार NP स्क्वायर का वैल्यू इतना, या केवल NP का मान निकालें तो रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब हमको यहां पर b1 और cos थीटा का मान निकालना है। b1 बराबर कितना था समीकरण 1 से, μ0/4 पाई QM अपान NP का वर्ग, तो NP का वर्ग कितना आया है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तथा cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, मतलब ये ON बटे क्या होगा NP। ON का वैल्यू है L, ठीक है, ON का वैल्यू है L और NP का वैल्यू है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये मान निकल गया इनका। अब हमको क्या करना है, मान रखना है समीकरण 3 में। b बराबर 2, b1 का मान μ0/4 पाई QM अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर cos थीटा का मान L अपान रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये रूट का मतलब कितना होता है, घातांक रूप में लिखें तो 1/2। ठीक है, अब b बराबर आप समझते रहिए, देखते रहिए कैसे क्या हो रहा है, μ0/4 पाई बाकी QM इंटू 2L, और नीचे ये दोनों बराबर है
दोनों का आधार समान है, इसका घात कितना है 1, इसका घात 1/2, तो 1 धन 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, है ना। ये हो जाएगा r² प्लस l² घात 3/2, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेशन किया हमने, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, क्लियर कर देंगे। b बराबर μ0/4 पाई, ये qm इंटू 2l, ये होगा m r² प्लस l² टू पावर 3/2। ये क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। b बराबर μ0/4 पाई m/r² प्लस l² टू पावर 3/2, ठीक है। ये फार्मूला इतना टेस्ला आता है, इजी है। अब एक कंडीशन जो हमने पहले लगाया था, यदि L इज वेरी वेरी लेस देन 2r, L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है, तो l² r² की तुलना में क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई m/r², l² को छोड़ देते हैं, पूरे के घात 3/2, मतलब b बराबर μ0/4 पाई m/r के घात 3, ठीक है। तो ये छोटे आकार के चुंबक के लिए, है ना, ये हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों में निकाला छोटे चुंबक के लिए, तो ये रिजल्ट आता है। अब थोड़ा सा तुलना कर लें। b अक्षीय में क्या फार्मूला आया था μ0/4 पाई 2m/r³, और b निरक्षीय में क्या फार्मूला आया है μ0/4 पाई m/r³। 2 का अंतर है, इसको भाग दे दें b अक्षीय बटे b निरक्षीय कर दें, तो ये सब कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 2। मतलब अक्षीय स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का अनुपात क्या होता है 2 होता है, या 2 गुना b निरक्षीय, ठीक है। ये निष्कर्ष यहाँ पर निकलता है। मतलब अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का 2 गुना होता है, ये ध्यान रखना। मतलब इस तरफ तीव्रता उतनी ही दूरी पर, इस तरफ उतनी दूरी पर तीव्रता का 2 गुना, या निरक्षीय स्थिति में तीव्रता है वो अक्षीय स्थिति की तीव्रता का आधा होता है, ये क्लियर कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, है ना। आशा है आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।